बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आखिरकार मामला तकर्रियों का है। मामला एक्सटेंशन का तो DGI-SPR ने दफन कर दिया, लेकिन अब जो ट्वीट की गई है इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और क्या था और अब क्या बात कही जा रही है। मैं पहले ये ट्वीट रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर आपका तज्जिया भी लेंगे और ख़बर अंदर की क्या है उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया राय साहब, और ये ट्वीट उस वक्त किया है जब लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। और ट्वीट में वो ये कहते हैं कि आइन मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकिल तैनाती या मुंतखब हुकूमत करेगी। और फिर इस पर बाज़ लोगों ने कहा ये तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का हक राय साहब किसका है? पहले तो हमें ये बताएं, आर्मी चीफ अगला कौन होगा, ये किसने इसका फैसला करना है? और इस पर शहबाज शरीफ का भी रिएक्शन आया। मैं देख रहा था, जो खबर आई उन्होंने कहा कि जनाब ये तो वज़ीर-ए-आज़म का हक है। किस वज़ीर-ए-आज़म का हक है? उस वज़ीर-ए-आज़म का हक है जिसे रात की तारीकी में इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, या उस वज़ीर-ए-आज़म का हक है जिसे वोट की ताकत से इंतखाब के अवानों और इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाया गया? राय साहब कैसे देखते हैं इस ट्वीट को, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को? और मुझे कह देने दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल हम इसी मौजू के ऊपर बात भी कर रहे थे और आज वही हुआ जिस पर कल हमने हमारी अपनी गुफ्तगू थी उसमें भी इसका तज़किरा किया। राय साहब क्या कहेंगे, ये एक सिर्फ स्टंट था या फिर हकीकत तो यही है? आर्मी चीफ, तैनाती, अगला कौन होगा? फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि गलत कहा। देखें आशमी साहब, इस खबर के अंदर एक खबर छुपी है, उस खबर पर भी बात करते हैं और मुमकिना तौर पर अगले आर्मी चीफ कौन हो सकते हैं उस सीनियरिटी लिस्ट में पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि मुमकिना तौर पर अगला आर्मी चीफ कौन हो सकता है। अब इस वक्त अगर 5 आपके जो सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी बात करें तो जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सबसे सीनियर हैं, गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। 27 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है, 27 नवंबर 2022। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट डेट है 29 नवंबर 2022। अब अमूमन ये होता है कि जो GHQ से फाइल मूव होती है डिफेंस मिनिस्ट्री में, और डिफेंस मिनिस्ट्री का पाकिस्तान में एक सेरेमोनियल रोल होता है, एक रस्मी कार्रवाई होती है। असल में एक फ़ाइल GHQ से जो मूव होती है वो फिर पहुंच जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो 2 हफ्ते तकरीबन पहले ये फ़ाइल मूव होती है, यानी इसका मतलब यह है कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट है। इससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये फ़ाइल मूव हो सकती है, इसलिए जनरल आसिम मुनीर को रूल आउट नहीं किया जा सकता। 27 नवंबर उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, और जब आपको आर्मी चीफ बनाया जाए किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, तो अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 दिन बाद भी ख़त्म हो रही हो, 24 घंटे बाद भी ख़त्म हो रही हो, तो उसका टेन्योर 3 साल एक्सटेंड हो जाता है। क्योंकि आर्मी चीफ का पाकिस्तान में जो टेन्योर है वो है 3 साल, 3 साल की ये तकर्री होती है। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री भी 3 साल के लिए होती है। अब दूसरे नंबर पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। तीसरे नंबर पर जनरल अज़हर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं। चौथे नंबर पर जनरल नौमान महमूद हैं, जो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। और 5वें नंबर पर हैं जनरल फैज़ हमीद, जो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं और इससे पहले DGI-SI थे। तो ये 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इन 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में से ही कोई प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ का इंतखाब करे,
बल्कि ये लिस्ट 6 और 7वें नंबर तक भी जा सकती है। अब फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए आखिर ये बयान क्यों दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती का अख्तियार इस हुकूमत के पास नहीं है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं जहां ये समझा जाता है और ऐसा समझा जाता रहा है पाकिस्तान में कि आर्मी चीफ की तैनाती का एक सियासी पहलू भी है। यानी पाकिस्तान में ये एक तासुर मौजूद रहा है और फिर उसके बाद हुकूमत मजबूत रहेगी नहीं रहेगी, एक पेज कायम रहेगा या नहीं रहेगा, इसका बहुत हद तक इन्हिसार होता है आर्मी चीफ की तैनाती पर। और कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास अपने सिविल इंटेलिजेंस ज़राए भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ को ये इतला मिली थी कि जो 2014 का धरना था उसमें इन्होंने मिलिट्री कू की मुखालफत की थी और मियां नवाज शरीफ कहते थे कि ये एक जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं उस वक्त। और इसहाक डार ने ये एक ब्रीफिंग में भी बताया था कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जनरल हैं और इस वजह से हमने उनको आर्मी चीफ बनाया। ये 2014 के धरने में रावलपिंडी के कोर कमांडर थे। अब बाद में जब जनरल बाजवा ने अपने पहले टेन्योर में डॉन लीक्स के ऊपर कार्रवाई करने का कहा मियां नवाज शरीफ को, और वो कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से फ़ौज करवाना चाहती थी, तो उस पर फिर आपके साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर का एक मशहूर ज़माना ट्वीट आया था, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। यानी मियां नवाज शरीफ ने उस तरह की कार्रवाई नहीं की डॉन लीक्स में जिस तरह की फ़ौज करवाना चाहती थी। वहाँ से जनरल बाजवा के और मियां नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात का एक सिलसिला भी शुरू हुआ था, क्योंकि जिसको ये आर्मी चीफ बनाते हैं उसके मुतल्लिक ये समझते हैं कि उसके ऊपर एक एहसान भी कर लिया है और अब उसको हमारे सियासी मकासद भी सर्व करने चाहिए। ये मैं उनके पहले टेन्योर की बात कर रहा हूँ, उनके एक्सटेंडेड टेन्योर की बात नहीं कर रहा। अब अगर इस पूरी सूरत हाल में फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का अख्तियार इस हुकूमत के पास नहीं है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त ये जो हुकूमत है ये आई है एक बैरूनी साजिश के नतीजे में। ये बैरूनी साजिश इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये बैरूनी साजिश नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI मौजूद थे, तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे, वहां साबित हो गया है। धमकी आमेज़ मरासले के मुतल्लिक शीरी मज़ारी ने जो अंग्रेज़ी की लाइंस थी वो ट्वीट करके बता दी कि ये धमकी आमेज़ मरासले में लिखा हुआ था, तहरीक अदम एतमाद का लफ्ज़ भी था और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को हटाने का लफ्ज़ भी था। तो इसका मतलब है कि ये एक आइनी हुकूमत नहीं है, ये एक कंट्रोवर्शियल हुकूमत है, एक मुतनाज़ा हुकूमत है। और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी तहरीक इस वक्त शुरू हो चुकी है। इतनी बड़ी तादाद में लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं निकले और ख़ास तौर पर किसी प्राइम मिनिस्टर के रुखसत होने के फ़ौरन बाद तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हों किसी साजिश के ख़िलाफ़। तो फिर एक ऐसी हुकूमत जो कंट्रोवर्शियल भी है, जिसके मुतल्लिक फ़ौज के अंदर इस किस्म के जज्बात हैं कि शहबाज शरीफ की कबूलियत भी नहीं है, इस किस्म के भी जज्बात हैं आवाम में भी और फ़ौज में भी कि एक शख्स पर 15-16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था, करप्शन का फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया एक करिश्मे की वजह से, जो बैरूनी साजिश और अंदरूनी सहूलतकारों की वजह से। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को इतनी अहम तैनाती का अख्तियार किस तरह से दिया जा सकता है? दूसरा, चूँकि इलेक्शन की डिमांड खान साहब कर रहे हैं और फ़ौज के अंदर से भी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन आवाज़ों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। तो इस पूरी सूरत हाल में ये ओहदा ही मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है कि फ़ौज एक बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत रहना, मुत्तहिद रहना,
ये बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है और इसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी बहुत अहम है कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कि 3.5 साल हुकूमत में रही, वफाक में, अभी भी केपी में हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के बहुत सी ज़राए हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनकी पेनिट्रेशन मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। उनके पास भी ऐसे ज़राए हैं जो उनको अंदर की खबर देते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या डिस्कशन हो रही है। ज़ाहिर है कि परवेज़ खटक वज़ीर दिफा भी रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में फवाद चौधरी ने यह ट्वीट कोई हवाई फायर नहीं किया, कोई ऐसा नहीं है कि हवाई फायरिंग कर दी। तहरीक इंसाफ को कोई इतला मिली होगी कि शहबाज शरीफ क्या मूव कर रहे हैं, किस तरीके से नए आर्मी चीफ की तकर्री को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वजह से ये ट्वीट करके ख़बरदार किया गया। अब इसका दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने भी एक ट्वीट किया कि फवाद चौधरी का बयान फ़ौज को तकसीम कर सकता है और फ़ौज को तकसीम करने की साजिश है। फ़ौज को तकसीम करने की साजिश जो सबसे बड़ी की वो तो मरियम नवाज़ ने की थी। मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलवाए, ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आर्मी के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो चौधरी बरादरान को और दीगर अरकान कौमी असम्बली को कॉल्स कर रहे हैं। फ़ौज को तकसीम करने की सबसे बड़ी साजिश मियाँ नवाज शरीफ ने की जब उन्होंने कहा कि फ़ौज के सिपाहियों को अपनी फ़ौजी क़यादत यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्म नहीं मानना चाहिए। यानी उन्होंने तो फ़ौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की थी। फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश तो फजलुर रहमान ने की थी जब उन्होंने कहा था कि हम GH के ऊपर धरना देंगे क्योंकि फ़ौज आइन के मुताबिक नहीं चल रही। तो ये अब कहना कि एक जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉशन दिया गया है, एक ख़बरदार किया गया है कि इस ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ौज को तकसीम करने के लिए कोई बयान दिया गया है, बल्कि इसको ये कहा जा सकता है कि फ़ौज को और आर्मी चीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने से बचाने के लिए बर वक्त ये बयान दिया गया है। और किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि फ़र्द जुर्म के बाद जेल जाने वाला था वो फ़ौज जैसे इदारे के सरबराह का इंतखाब करे अपने सियासी मकासद के लिए। राय साहब, एक ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने भी की है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान क्यों गालियों पर उतर आए। और ये कहते हैं कि जो ट्वीट उन्होंने की कि अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना करने की शिकायत रही। मौजूदा सूरत हाल में खुदा न खास्ता माशाल्लाह लग जाता तो रवायात के ऐन मुताबिक था। आज इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान खान और उनके हवारी गालियों पर क्यों उतर आए। क्या ठीक कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता राय साहब कि जो पाकिस्तान की जो अदालतें आधी रात को लगी और जिस तरह की इम्पोर्टेड हुकूमत इस कौम पर मुसल्लत कर दी गई है, कोई आइनी जवाज़ हो सकता है, कोई कानूनी जवाज़ हो सकता है, कोई आइनी जो एक शेल्टर जिस तरह ये पेश कर रहे हैं, आपको नज़र आता है कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ और क्योंकि इनकी मर्ज़ी की एक हुकूमत बन गई और आइंदा का प्लान भी कोई राय साहब कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अगर कोई जमात एक वाजी अक्सरियत नहीं ले पाती, वो नज़र भी यही आ रहा है कि कोई भी जमात वाजी अक्सरियत नहीं लेगी पाकिस्तान की तारीख के अंदर, तो फिर मिलकर यही भानुमती का कुंभा जो है वो जुड़ेगा और ये जो 13-14 जमातें हैं इकट्ठी होकर फिर पाकिस्तान के ऊपर राज करेंगी, चूँकि मर्ज़ी की हुकूमत इनकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत इनकी है और ये आइन और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र अभी तमाम लोग कर रहे हैं। ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये फ़ौज आवाम की हड्डियां निचोड़ के खा गई, आवाम की हड्डियों से गोश्त उतार उतार के खा गई, फिर भी 5 जंगें हार गई और आज भी ये मुंह फाड़ के और सीना फुलाकर हमसे दिफाई बजट मांगते हैं। तो क्या उस वक्त फ़ौज अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रही थी? ये ख्वाजा आसिफ की तकरीर अभी भी गूगल कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी, ट्विटर पर भी पड़ी हुई है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ख्वाजा आसिफ
फौज दुश्मनी में किस तरह से तमाम हदें पार कर गए थे, वो बात जो हमने भारत से भी हमारी फौज मुखालिफ लॉबी से नहीं सुनी, उस किस्म की बातें ये ख्वाजा आसिफ करते रहे हैं। फिर मोहम्मद ज़ुबैर जो जनरल बाजवा के पास गए थे डील लेने के लिए मरियम नवाज से और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद, तो क्या वो कोई ये कहने गए थे फौज आइन के मुताबिक काम करे या अपने लिए डील लेने गए थे? जो शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में खुफिया मुलाकातें की, पसे पर्दा मुलाकातें की, एक रावलपिंडी में एक लाहौर में, तो वो मुलाकातें क्या आइन के तनाजुर में हो रही थी, आइन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत में आए? तो ये इस वक्त अदालत जिसकी बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, सुप्रीम कोर्ट की, इस सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ ने इसकी ईंट से ईंट बजा दी जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। और इसमें बहुत अहम बात यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ये पैनामा बेंच का हिस्सा थे जिसने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। और अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने जिस वक्त ये फैसला दिया कि स्पीकर की रूलिंग गलत है, तो अब इनको जस्टिस एजाजुल एहसन बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस वक्त ये जस्टिस एजाजुल एहसन को बिकाऊ माल कहते थे और ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। और ये तलाल चौधरी इस वजह से नाअहल हुए थे कि इन्होंने अपनी तकरीर में मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में स्टेज पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके साथ गालम गलोच की थी, उनके लिए इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि फिर इनको नाअहल करना पड़ा। इसी तरह जो इनके निहाल हाशमी हैं, उन्होंने क्या कहा था इन जजों के बारे में? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा योम हिसाब आएगा, तुम्हारे बच्चों को हम लताड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों से हिसाब लेंगे और एक एक बात का इंतकाम लेंगे। तो ये वो जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फिजिकल हमला भी किया था, तोड़ फोड़ की थी, सुप्रीम कोर्ट की छत पर चढ़कर उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी। तो ये किस आइन की बात करते हैं, किस सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कौन से इदारों के एहतराम की बात करते हैं? अच्छा राय साहब, खान साहब ने आज पेशावर भी गए, वहाँ पर भी एक बार फिर उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने मुलाकात भी, और अभी सिलसिला शुरू हो गया है। अब मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर आए हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया इस सब को दबा रहा है, उस तरह हाईलाइट नहीं किया जा रहा। आपको सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस नज़र आएंगी और एक ख़ास तरीके से इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। खान साहब की तकरीर बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और उन्होंने जिन बातों पर जो ज़ोर दिया है वो उन लोगों के हवाले से बात करते रहे। नूर आलम का तो उन्होंने खैर नाम भी लिया, उन्होंने कहा कि ये अपने हलके में जाकर तो दिखाए। और फिर मैंने इंटरेस्टिंगली एक तस्वीर देखी जो नूर आलम की तरफ से ट्वीट की गई, जिसमें वो अपने घर के, ऐसा लग रहा था कि घर के लोगों के साथ खड़े होकर, और वो कह रहे हैं कि देखिए मैं अपने हलके में मौजूद हूँ। तो राय साहब, रिएक्शन तो आ रहा है, खान साहब का जाना, खान साहब का लोगों से मिलना, खान साहब का वकला की टीम से मुशावरत जारी है, खान साहब पूरे फुल थ्रॉटल के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तकरीर के हवाले से भी हमें बताएं कितनी इम्पोर्टेंट है इस सिनेरियो के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राय साहब 30 मई दूर नहीं है, शेख साहब कह रहे हैं कि हम इससे पहले खूनरेजी बड़े इलेक्शन करवा दिए जाएं। आपको लगता है कि कुछ होगा? और ये हुकूमत, इसकी एक अपनी सिचुएशन क्या है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है? जी राय साहब। देखिए आशमी साहब, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हाल इतना पतला है इस वक्त कि इस हुकूमत के जो रहनुमा हैं उन्होंने ट्विटर पर अपने अकाउंट्स के कमेंट्स का जो सेक्शन है वो क्लोज़ कर दिया, क्योंकि ये जो ट्वीट करते हैं उसके नीचे इतने ज़्यादा तनकीद होती है, जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर इनकी जो कोताहियाँ हैं, इनकी जो करप्शन है, उस हवाले से इतने कमेंट्स आते हैं कि इनको अब मजबूरन अपने कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये आवाम में कितने पॉपुलर हैं और ये आवाम का सामना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो एक 70 रुकनी वफ़द जा रहा था डेलीगेशन सऊदी अरब मुफ्त के सैर सपाटे करने के लिए, 70 रुकनी, जिसमें 16 रुकनी टब्बर जो है वो शरीफ फैमिली का था। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर आया, आवाम का इतना दबाव आया, इतने ट्वीट्स हुए, इतना रिएक्शन आया
और पीआईए का जो ये तैयारा लेके जा रहे थे, एक चार्टर्ड तैयारा बोइंग 777, उस पर रद्द-ए-अमल इतना आया कि अब शहबाज शरीफ ने वो फैसला वापस लिया, एक यू टर्न लिया और अब वो कह रहे हैं कि हम एक कमर्शियल प्रवास से जाएंगे। तो ये तो इस वक्त हालत है इस हुकूमत की कि अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में इनको किस तरह के यू टर्न भी लेने पड़ रहे हैं, अपने कमेंट सेक्शन भी बंद करने पड़ रहे हैं। फिर एक जनरल हैं, वैसे 3-4 जनरल्स के बयानात आए हैं लेकिन अभी टाइम कम है, तो जनरल फैसल मुश्ताक रिटायर्ड, वो ये कहते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत में हर वो शख्स शामिल है जिसने पाक फौज मुर्दाबाद का नारा लगाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये अल्फाज उन्होंने लिखे हैं अपने बयान में और उनका इशारा मोहसिन दावड़ की जानिब था कि उनको भी हिस्सा बना लिया गया हुकूमत का, जो कहते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मरियम नवाज़ को इस हुकूमत का हिस्सा बना लिया गया इनडायरेक्टली, जो कि सरकारी डेलीगेशन के साथ जाएंगे भी शहबाज शरीफ के साथ। और फिर इसी तरह जावेद लतीफ़, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान ना खपे और मरियम नवाज़ को कुछ हो गया तो फिर हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, पाकिस्तान तोड़ने की बात करेंगे, उनको भी वजारत दे दी गई। अय्याज सादिक, जिन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अभिनंदन के मामले पर जब वो पार्लियामेंट आए तो उनकी टांगें कांप रही थीं, वो भी मिनिस्टर बन गए। यानी वो तमाम किरदार जो कि फ़ौज मुखालिफ थे, इसी तरह आपके वो अनासिर जो कौम परस्त अनासिर हैं, जो रियासत मुखालिफ फ़ौज मुखालिफ सियासत करते रहे, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा बन गए। तो इस दुख का इजहार जनरल फैसल ने अब किया है अपने एक ट्वीट के अंदर और बयान में। इससे अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के अंदर इस वक्त क्या सेंटिमेंट है। दूसरा, आप ये भी देखें कि मरियम नवाज़ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से कितनी दिलचस्प खबर आई है और कितनी हैरान कुन खबर आई है। मरियम नवाज़ को इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। मरियम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर पासपोर्ट सरेंडर किया था। अब मरियम नवाज़ ने जब कहा कि मैंने बाहर जाना है और मेरा नाम ECL से निकाला जाए, तो 3 बेंच ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, 3 जज साहिबान ऐसे हैं जो माजरत कर चुके हैं मरियम नवाज़ का केस सुनने से। आप अंदाज़ा कर लें कि अदलिया के अंदर इनकी किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है कि कोई जज मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ फैसला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हालांकि वो अदालतों से नाअहल हैं, अदालतों से सजा याफ्ता हैं। ये ओपन एंड शट केस है कि नहीं, आपका नाम ECL से नहीं निकल सकता जब तक आप मुकदमा से क्लियर ना हो। लेकिन बेंच पर बेंच टूट रहे हैं और कोई भी बेंच मरियम नवाज़ के केस का फैसला करने की जुर्रत नहीं कर रहा। अब आ जाएं इमरान खान साहब के बयान की जानिब। अब खान साहब पेशावर गए और एक तो उन्होंने चैलेंज किया नूर आलम के मुतल्लिक कि जो भी ये लोटे थे, मुनरिफ अरकान थे, बागी अरकान थे, ये अपने हलकों में जाएं और इनको पता चल जाएगा कि अवाम इनके साथ क्या सलूक करते हैं। उस चैलेंज के जवाब में एक मज़ाहिया सी तस्वीर शेयर कर दी नूर आलम ने, और वो 6-8 उनके अपने जो रिश्तेदार खड़े हुए थे, कहा कि मैं अपने हलके के अंदर हूँ। लेकिन खान साहब ने 2-3 पैगामात इसके अंदर बड़े अहम किस्म के दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई बैरूनी साजिश के ज़रिए, लेकिन मीर जाफ़र और मीर सादिक यानी ये अंदरूनी किरदार थे। ये बात उन्होंने दोहराई। और जब वो ये कहते हैं कि मुसल्लत की गई, तो इसका मतलब है कि वो कुछ अंदरूनी अनासिर के मुतल्लिक भी बात करते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये मुसल्लत हो गए। फिर उन्होंने कहा कि 40 अरब रुपए की करप्शन का जो मुजरिम है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, ये दोनों बाप बेटा जो हैं, इनको एक को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, एक को वज़ीर-ए-आला ये बना रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी जिनके ऊपर 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस है। और आखिर में उन्होंने एक ऐलान किया बहुत बड़ा, और उस ऐलान का बैकग्राउंड पस मंज़र ये है कि बनी गाला में कुछ अहम नोयत के हमारी इतलात के मुताबिक पैगामात भी पहुँचाए गए हैं रिसेंटली खान साहब को। और उन इतलात में, उन पैगामात में इतलात के मुताबिक तासुर यह है कि अगर खान साहब ये लॉन्ग मार्च ना करें और अपनी टोन थोड़ी माइल्ड कर लें, अपनी तुर्शी जो ज़ुबान की है उसको थोड़ा कम कर लें, तो फिर अगले इलेक्शन में उनके लिए कोई फेवरेबल माहौल बन सकता है। यानी एक इस किस्म का पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन खान साहब ने ये पेशावर का जो एक इवेंट था
उसमें वाजे कर दिया कि मैं महीनों के अंदर नहीं, हफ्तों के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और ये लॉन्ग मार्च मैं हर कीमत पर करूंगा जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि खान साहब ने सियासी जंग का एक ऐलान कर दिया है, नकारा बजा दिया है और तबले जंग बजा दिया है खान साहब ने। और इस वक्त जिस किस्म की मैसिव सपोर्ट खान साहब को हासिल है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये हुकूमत कोई बहुत अरसा सर्वाइव कर सके, क्योंकि इतनी अनपॉपुलर हुकूमत को सहारा देना किसी फौज के बस में नहीं होता, किसी अदालत के बस में नहीं होता, किसी इदारे के बस में नहीं होता। अवाम की अदालत में जो हुकूमत फेल हो जाए, जिस हुकूमत को अवाम समझते हो कि ये साजिश के ज़रिए आई, जिन हुक्मरानों को अवाम करप्ट समझती हो, वो हुकूमत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती, चाहे उसके साथ आप जितनी मर्जी बेसाखियाँ लगा लें। इसलिए वे आउट यही है कि अगला इलेक्शन करवाया जाए और जिस किस्म की सूरत हाल से इदारे बचने की कोशिश कर रहे हैं उस इदारे से बचा जाए। राय साहब, आपको क्या लगता है कि ये शायद कुछ लोग सहारा बन गए और ये वक्त को गुजारा जा रहा है? 13-14 पार्टियों का इत्तेहाद रहा है साहब, ये छोटा इत्तेहाद नहीं है, तो इनके साथ भी वही सलूक होगा जब जो हमने इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ देखा, कुछ फैसले नहीं माने गए और कुछ कहीं ना कहीं पर एक डेडलॉक मौजूद था। अब कोई खुलकर बात इस पर नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि वक्त गुजरेगा, अक्टूबर गुजरेगा और फिर इन पार्टीज़ के साथ भी वही कुछ होगा जो हमेशा से जमहूरी निज़ाम के साथ होता रहा है? खैर, ये तो जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये तो एक तरह से सिविलियन किस्म की एक डिक्टेटरशिप है जो मुसल्लत की गई है। आपने अगर बिलावल जरदारी का बयान सुना हो तो वो बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। अब मुझे तो खैर ये भी समझ नहीं आती कि वो शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं और उन्होंने किस तरह ये कबूल कर लिया और उनका अपना कद काठ पार्टी के हिसाब से, वैसे नहीं, पार्टी के हिसाब से इसे किस तरह डाइजेस्ट किया जाएगा, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी लोग क्या सोचेंगे। और कल को जब ये लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो राय साहब, ताना तो फिर बनेगा कि तुम शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा थे और तुमने क्या किया। वो बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि जनाब इनको 3.5 बरस मुसल्लत किया गया। आज भी राय साहब, हुकूमत बदल गई, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, फ़ौज के ऊपर तनकीद करने से कोई बाज नहीं आ रहा और ये तासुर दिया जाता है सिलेक्टेड, सिलेक्टर और फिर मुसल्लत का लफ्ज़ एज वी स्पीक आज बिलावल जरदारी ने इस्तेमाल किया है। और वो ये समझते हैं कि, और पाकिस्तान की कौम को भी समझाना चाह रहे हैं कि जनाब पिछली हुकूमत मुसल्लत की गई थी और किन लोगों ने मुसल्लत की, आज वो उनके साथ खड़े। देखें आशू साहब, खान साहब की सबसे ज़्यादा मदद करेंगी मरियम नवाज़। आप ये बात नोट कर लें, हमारे व्यूअर्स भी नोट कर लें, लिख के रख लें कि मरियम नवाज़ इमरान खान साहब की सबसे ज़्यादा मदद करेंगी हुकूमत में वापस आने के लिए, क्योंकि मरियम नवाज़ को इस वक्त खौफ ये है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, मेरी और मेरे वालिद की सियासत कहीं पस मंज़र में ना चली जाए, इसलिए वो हुकूमत के कामों में ऐसी मदाखलत करने की कोशिश कर रही हैं जिस पर जब अवामी रद्द अमल आता है तो फिर इदारे और फ़ौज पर भी दबाव आता है। मिसाल के तौर पर कोई उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, पहले दिन जाके वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच गई, कोई उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, ट्वीट्स करती हैं कि हम इमरान खान का एहतसाब करेंगे। आप किस हैसियत में बात कर रही हैं? आपके पास ना रुकने कौमी असम्बली है, आप ना रुकने कौमी असम्बली हैं, ना कोई और सरकारी ओहदा। आप अदालत से सजा याफ्ता हैं मरियम नवाज़, आप अदालत से भी सजा याफ्ता हैं, आपको अदालत नाअहल भी करार दे चुकी है। फिर उसके बाद तारिक फ़ातमी, ये सिर्फ मरियम नवाज़ के कहने पर तारिक फ़ातमी को शामिल करने की कोशिश की गई थी काबीना में, जिस मूव को रोका फिर फौज ने। इसी तरह ये आपके जो जावेद लतीफ़ हैं, सबको पता है कि मरियम नवाज़ के ख़ास कारिंदे हैं और इतने ख़ास कारिंदे हैं कि इन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ बयानात दे दिए थे मरियम नवाज़ के कहने पर। और चूँकि इन्होंने पाकिस्तान ना खप्पे का बयान दिया था और फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़े जहरीले बयानात दिए थे, तो मरियम नवाज़ के कहने पर इनको भी शामिल करवाया गया हुकूमत में, यानी वजारत दिलवाई गई। तो मरियम नवाज़ इस तरह के काम करती रहेंगी जिससे शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो खान साहब कहते हैं कि चेरी ब्लॉसम है,
लेकिन मरियम नवाज़ खुद को रेलेवेंट रखने के लिए आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई करवाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि मरियम नवाज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मनफी जज्बात पाए जाते हैं। ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये जो सियाचिन के बर्फीले महाजों पर डटे हुए होते हैं, यकबस्ता रातों में इनके जो आज़ा हैं ये गल जाते हैं। ये जो अगले मोर्चों पर भारत की जारियत रोकने के लिए जाने देते हैं, ये वो बयानात मरियम नवाज़ के नहीं भूले जब मरियम नवाज़ कहती थी कि आज़ाद कश्मीर में फ़ौज से बगावत हो गई है और फ़ौज मुखालिफ नारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।